हाय एवरीवन, वेलकम टू कशिश एक्सप्लेन्स। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग, वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर ऑफ द एंटायर सिलेबस। तुम्हारा जो तुम हर एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कि इसमें क्या करना है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, तो वो आज हम सारा कुछ क्लियर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हमने पिछला जो करा था वो कौन सा फंक्शन करा था? प्लानिंग। प्लानिंग के बाद और सेकेंड फंक्शन कौन सा आता है आपका? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि एक तो जो हमने प्लान बनाया उसको आगे इम्प्लीमेंट करने का सोचना, कि प्लान्स को एक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है वो हमने सोचना है। यहाँ पे ड्यूटीज़ को असाइन करना है, वर्किंग रिलेशनशिप्स को क्लियर आउट करना है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन किसके अंडर रहेगा, वो सब कुछ हमने इसमें डिफाइन करना होता है। रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि हमने अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना है, ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है ताकि हमारी वेस्टेज कम से कम हो। हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज तरीके से करना है। तो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग देखो, मीनिंग में क्या क्या कीवर्ड्स आ जाएंगे। एक तो प्लान्स को क्या करना है, हमें इम्प्लीमेंट करना है। कैसे? बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप। जॉब्स को क्लैरिफाई करना कि काम कौन कैसे करेगा, एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स को डिफाइन करना कि कौन किसके अंडर है और कौन किसको रिपोर्ट करेगा। इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना, डिप्लॉय करना, यूज़ करना, ताकि हम अपने रिजल्ट्स को क्या कर पाएँ, अटेन कर पाए। हम यहाँ पे अपने प्लान को किस में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं? एक्शन में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसका ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। 4 स्टेजेस का छोटा सा इसका प्रोसेस है। सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। हमने अपने काम को आइडेंटिफाई करना क्या है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना है, बांट देना है। स्मॉलर एक्टिविटीज में उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। क्यों, वाई, क्या लिखोगे यहाँ पे? ताकि डुप्लीकेशन क्या हो, कम से कम हो, और जो काम का बर्डन है वो क्या हो पाए, शेयर हो पाए। क्लियर है? उसके बाद आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमने यहाँ पे सिमिलर नेचर वाली एक्टिविटीज को ग्रुप करना है। जैसे प्रोडक्शन वाला सारा काम प्रोडक्शन में डाल दिया, मार्केटिंग वाला सारा काम मार्केटिंग में डाल दिया, एचआर वाला काम एचआर में डाल दिया। तो हमने क्या क्रिएट करने हैं, डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने हैं। क्यों, वाई, ताकि क्या आ सके, स्पेशलाइजेशन आ सके। ठीक है। उसके बाद हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के बाद क्या करेंगे, ड्यूटीज को असाइन करेंगे। हमने पर्टिकुलर बंदे को उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको क्या अलॉट करनी है, जॉब अलॉट करनी है। लास्टली एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। हमने ये क्लैरिफाई करना है कि कौन हु ही हैज टू टेक ऑर्डर फ्रॉम एंड हु इज टू रिस्पॉन्सिबल। कौन किससे ऑर्डर लेगा और किसके पास अथॉरिटी है, वो हम किस में बताएंगे, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में बताएंगे। तो दीज आर द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अगर आपको ऑर्गेनाइजिंग के केस को भी आइडेंटिफाई करना है ना कि कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जैसे मैं आपको बताया था कि 5 फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इनमें से आपको केस स्टडी आएगी, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको चैप्टर पे जंप करना पड़ेगा, तब आप टॉपिक लिख पाओगे। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी दिख रहा है उस केस स्टडी में, तो वो आप सीधा सीधा समझ जाना हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग की ही बात कर रहे हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस मैं आपको बार बार बोलती हूँ, लर्न करने की नीड नहीं पड़ती है। अगर आप चैप्टर अच्छे से करोगे तभी भी वो आपको अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में क्या रहता है, सबसे पहले आता है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अभी हमने पढ़ा कि स्पेशलाइजेशन कैसे आएगी, अगर हम डिपार्टमेंट्स क्रिएट करेंगे, अगर हमने डिपार्टमेंट्स में हमारा काम बटा है तो हमारी स्पेशलाइजेशन आ सकती है। तो अगर हम डिपार्टमेंट्स में क्रिएट करेंगे तो स्पेशलाइजेशन आउटकम आएगा। तो पहला आ गया बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ये भी हमने कर लिया कि हम अपनी वर्किंग रिलेशनशिप को क्या करें, क्लियर कर रहे हैं, कौन किसे ऑर्डर लेगा, किसके पास अथॉरिटी है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अभी हमने ये पढ़ा कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को बिल्कुल ऑप्टिमली तरीके से क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं ताकि वेस्टेज ना हो। अडेप्टेशन टू चेंज का मतलब होता है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज को एनालाइज करके करेंगे, रिलेशनशिप को एनालाइज करेंगे, तो हम इजीली कोई भी अगर चेंज आता है तो उसको अडेप्टेबल कर सकते हैं अगर हम ऑर्गेनाइज तरीके से चलेंगे तो। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमें पता है कि कौन किसके अंडर है, कौन किसके पास अथॉरिटी है,
कौन किसको जवाब देगा। तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर अच्छी रहेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छी हमारी क्लैरिटी होएगी उतनी ही ज़्यादा आपके ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़ेगी और उतनी ही ज़्यादा आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा निखर के आएगी। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल ऑर्गेनाइजिंग में आप आगे जाके ना कंसेप्ट पढ़ोगे डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। उसमें क्या होता है कि छोटा सा बस समझ लो, बाकी डिटेलिंग में बाद में करेंगे। उसमें क्या होता है कि एक मैनेजर अपना काम को शेयर करने के लिए लोगों को, एम्प्लॉयज़ को काम देता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग में हमारी पर्सोनल का मतलब एम्प्लॉयज़ की भी क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, क्योंकि उनको काम करने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। लास्ट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ये तो हमारा जगत इंपॉर्टेंस है, आप किसी में भी घुसा सकते हो अगर आपको एनी में आ रहा है, एनी इंपॉर्टेंस ऑफ एनी फंक्शन। तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ अगर आप ये सब कुछ अच्छे से करोगे तो आप एक्सपैंड की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ज़्यादा है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ज़्यादा रहती है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन आपके सितंबर एग्जाम्स में मोस्ट हाईली चांसेस है कि ये आपके सितंबर एग्जाम्स में आएगा ही आएगा, 3 और 4 मार्कर्स में। स्ट्रक्चर का क्वेश्चन हर बार रिपीटेड आता है कि आता ही आता है, और इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में देखो क्या होता है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ढांचा, फ्रेमवर्क। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क हैज बीन परफॉर्म्ड। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टास्क हैं, मैनेजरियल चाहे वो ऑपरेटिंग टास्क, वो हम किस फ्रेमवर्क में, विच मीन्स किस दायरे में रह के वो चीज़ हम कर रहे हैं। 2 तरह के आपके स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग हो सकते हैं। आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है बस आप ये समझो। 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है आपके पास फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक होता है आपके पास डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर वो कंपनी का होगा जिस कंपनी में ओनली 1 प्रोडक्ट है, ओनली 1 प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल शूज़, उस कंपनी ने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाना है, दैट इज शूज़। वो एक ही प्रोडक्ट में क्या करती है, डील करती है, दैट इज शूज़। अब शूज, अब फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है कि यहाँ पे किस बेसिस पे एक्टिविटीज बढ़ी होगी, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। अब जैसे कि आपकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, शूज का काम है, तो शूज की ही प्रोडक्शन अलग है, शूज की ही मार्केटिंग अलग होगी, शूज की ही एचआर अलग होगी, विच मीन्स प्रोडक्ट एक ही है। तो लेकिन उसने अपने एक ही प्रोडक्ट की एक्टिविटीज को क्या रखा है, बांट रखा है, अलग अलग फंक्शंस में उसको क्या करा हुआ है, डिवाइड करा हुआ है। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, केस स्टडी कैसे आएगी, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑप्टेड बाय द दिस कंपनी। तो आपको उस कंपनी में जाके देखना है कि उसमें एक प्रोडक्ट है या ज्यादा प्रोडक्ट है। अगर एक ही प्रोडक्ट है और उन्होंने बोला उनको ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस बांटा है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एचआर, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। और आपको बी पार्ट पूछेंगे, स्टेट इट एनी 2 मेरिट्स एंड 2 डीमेरिट्स, ठीक है। तो आप 2-2, 3-3 इसको बस रिवाइज कर लेना। केस स्टडी में ये आइडेंटिफाई करने को नहीं है, ये आपको एनी ही लिखना है, 2 मैरिट 2 डीमेरिट। तो आप 3 एक सेफर साइड लेके चलो कि 3 आपको मैरिट होने चाहिए और 3 आपको डीमेरिट आने चाहिए, दैट्स इट। अब क्या है, पहले मैरिट क्या है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। फंक्शंस में बांटोगे ऑफ कोर्स, कौन सी स्पेशलाइजेशन आएगी, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन अच्छी होगा क्योंकि प्रोडक्शन वाला काम प्रोडक्शन में जाएगा, मार्केटिंग वाला काम मार्केटिंग में जाएगा, एचआर वाला काम एचआर में जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी है, अच्छे से आप फ्लेक्सिबिलिटी है कि हाँ जी हम जब मर्जी कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं इजीली, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लोअर कॉस्ट, हमारा जो खर्चा है वो हमारा कम पड़ेगा क्योंकि हम अपने काम को डिवाइड करके चल रहे हैं। जब हम अपने काम को डिवाइड कर देते हैं तो डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज होने के चांसेस उतने ही ज्यादा क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो एक्टिविटीज डुप्लीकेट नहीं होती हैं अगर हम काम को क्या करके चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर देते हैं। तो खर्चा हमारा क्या होगा, कम पड़ेगा। ट्रेनिंग हम लोगों की क्या कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। जो प्रोडक्शन में होगा उसको सिर्फ किसकी ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोडक्शन की ट्रेनिंग मिलेगी। जो मार्केटिंग में होगा उसको सिर्फ किसकी ट्रेनिंग मिलेगी, मार्केटिंग की। तो ट्रेनिंग बिकम मोर इजियर, ठीक है। डीमेरिट्स, इग्नोर द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। प्रोडक्शन वाला जो डिपार्टमेंट होगा वो हमेशा सोचेगा कि मेरा फायदा हो, कि प्रोडक्शन वाला का नुकसान ना हो, हमारा माल बिक जाए ये वो वगैरह, हमारी प्रोडक्शन का कोई नुकसान ना हो। मार्केटिंग वाला सोचेगा कि मेरी मार्केटिंग का कोई नुकसान ना हो। तो कहीं ना कहीं हम ऐसे हो सकता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आएगी, जहां पे एक से ज्यादा लोग आएंगे तो दिक्कत तो आएगी और कन्फ्लिक्ट्स आने के चांसेस आ सकते हैं। तो 3 मेरिट्स एंड 3 डीमेरिट्स आपने अच्छे से
रिवाइज करने, बुक से रीड करनी है। आपको कोई ये हेडिंग नहीं है, ये आपको पॉइंटर्स में ही दिया हुआ है, बस आपको एक बार एनसीईआरटी में से रीड करने की जरूरत है। यही सिर्फ एक एक वर्ड मत लिखाना एग्जाम में। दिस इज द मेन पॉइंट उस पूरे हाईलाइटेड स्टेटमेंट का। जब तक आप ये नहीं हाईलाइट करोगे तब तक वो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी भी नहीं। ये पॉइंट को अपने दिमाग में रखो, लेकिन फ्रेमिंग करने के लिए एनसीईआरटी को रीड जरूर करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। ये वो ऑर्गेनाइजेशन चूज करती है जिनके मेनी प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ पे सिर्फ कौन सा था, शूज, एक ही प्रोडक्ट। इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर कितना सिंपल है कि सिर्फ डिपार्टमेंट में बनाया हुआ है, और इसका स्ट्रक्चर देखो कितना लेंथी है, वाइडर है, कंफ्यूजिंग है। पहले तो प्रोडक्ट्स के बेसिस पे बांटा जाएगा, कॉस्मेटिक, गारमेंट, फुटवेयर, स्किन केयर, ये आपके प्रोडक्ट्स आ गए। अब उन्होंने बोला है ये जो स्ट्रक्चर है वो किस बेसिस पे होगा, प्रोडक्ट के बेसिस पे होगा, तो हमें ये तो पता लग गया। सेकंड उन्होंने बोला है कि ईच डिवीजन इज मल्टी फंक्शनल। हर डिवीजन के अंदर हर एक फंक्शन परफॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है, कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक की अलग प्रोडक्शन होगी, कॉस्मेटिक की अलग मार्केटिंग होगी, कॉस्मेटिक का अलग एचआर होगा। सेकंड आता है शूज, शूज का अलग प्रोडक्शन होगा, शूज का अलग मार्केटिंग होगा, शूज का अलग एचआर होगा। देन स्किन केयर का अलग मार्केटिंग होगा, अलग एचआर होगा, अलग प्रोडक्शन होगा। तो हर प्रोडक्ट के अंदर हर एक फंक्शन परफॉर्म करा जाता है। तो ये थोड़ा सा लेंथी होता है, वाइडर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपको कई बार असर्शन रीजनिंग पूछ लेते हैं ये वाली स्टेटमेंट। मैरिट्स क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे कौन सी स्पेशलाइजेशन आ रही थी, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इजीली क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, अगर हमें जरूरत पड़ेगी एक और प्रोडक्ट लेके आने की, हम इजीली लेके आ सकते हैं, बाकी चारों को कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम इसमें एक्सपेंशन इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपैंड करो तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड होगी, आपको प्रोडक्शन का भी काम बढ़ेगा, मार्केटिंग का भी काम बढ़ेगा, एचआर का भी काम बढ़ेगा, हर एक डिपार्टमेंट को इफेक्ट होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक और प्रोडक्ट लेंगे तो इन चारों को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन इजी है। डीमेरिट सेम है, कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। कॉस्ट हमारा बढ़ गया, यहाँ पे हमारी कॉस्ट थी कम, इसका मेरिट था। इसका डीमेरिट है कि यहाँ पे खर्चा ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले तो कॉस्मेटिक, गारमेंट, फुटवेयर चार ही तो पहले ये बन गए। उसके अलावा फिर हर प्रोडक्ट के चार अलग अलग फंक्शन, उतने लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, उतनी उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उतनी सैलरीज वगैरह देनी पड़ेगी, तो हर एक चीज का हमारा खर्चा बढ़ेगा, ठीक है। तो कॉस्ट हमारा बढ़ेगा। इग्नोर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, कई बार कॉस्मेटिक वाला सोचेगा कि सिर्फ मेरा प्रॉफिट हो जाए तो मेरे लिए वो बहुत है, ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल हो ना हो मुझे नहीं पता। तो हर एक डिवीजन अपने बारे में सोचना शुरू कर देती है। कॉम्प्लेक्स, अभी मैंने बोला कि ये हमारा थोड़ा सा इजी है स्ट्रक्चर, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, देखने में लग रहा है, ठीक है। वन मोर थिंग, इस चैप्टर में आपके पास 3 डिफरेंसेस है मेजर, वैसे तो 4 है, मेजर आपके पास 3 डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस तो इसका ही बनता है, फंक्शनल डिविजनल का। दूसरा डिफरेंस जो मैं नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। तीसरा डिफरेंस उसके नेक्स्ट टॉपिक का, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन का। तो ये 3 डिफरेंस, इन तीनों में से आपके एग्जाम में एक फाइनल एंड फॉर श्योर आता ही आता है, मैं डिस्कस करूंगी। बट सिर्फ यही नहीं है, इसमें इसका डिफरेंस भी है, इतना याद रखना, ठीक है। मैरिट्स, डीमेरिट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। अगर किसी भी फर्म की बहुत सारे प्रोडक्ट है तो वो डिविजनल में आएगा, एक प्रोडक्ट है तो वो फंक्शनल में आएगा। 3 इसके मेरिट डीमेरिट करने हैं, ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड से आपको क्लियर होना चाहिए। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जहाँ पे प्रॉपर रूल्स फॉलो करे जा रहे हैं, प्रॉपर बाउंड्रीज है, प्रॉपर डिफाइंड है कि किसके पास अथॉरिटी है, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉपर स्केलर चेन से हमारी कम्युनिकेशन हो रही है कि हमें पता है कि हमारे ऊपर ये बंदा है तो हमने सिर्फ इससे ही कम्युनिकेट करना है, हम बिल्कुल टॉप पे ऑटोमेटिकली हम सीधा नहीं जा सकते, हमें प्रॉपर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करना पड़ेगा। रिजिड होता है, कौन सेट करता है, टॉप लेवल सेट करता है, तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा जहां पे प्रॉपर तरीके से काम किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रख के। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जहां पे हम अपने सोशल नेटवर्किंग को क्रिएट करते हैं। एक चीज ध्यान में रखना कि जो हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्मल से ही इमर्ज की जाती है, मतलब इनफॉर्मल कोई अलग से नहीं बनाई गई। इनफॉर्मल अगर है तो वो कहाँ से इमर्ज होके आई है, फॉर्मल से। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं किसी स्कूल में टीच कर रही हूँ, ठीक है, मुझे जो स्कूल के नॉर्म्स हैं, स्कूल के रूल्स हैं, स्कूल की बाउंड्रीज हैं, उसको फॉलो करना है, तो वो मेरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है कि मेरे को 8 AM रिपोर्ट करना है, मुझे इतने से इतने यहाँ पे ड्यूटी देनी है, इतने से इतने मेरा ये लेक्चर है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी, मेरा ड्रेस कोड ये है, मैं अपने सीधा प्रिंसिपल से बात नहीं कर सकती, मुझे पहले कोऑर्डिनेटर से बात करनी पड़ेगी अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम है। तो ये है मेरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कि जहाँ पे मैं अपने स्कूल के दायरे में रह के काम कर रही हूँ, जो स्कूल के प्रिंसिपल्स ने, डायरेक्टर्स ने जो रूल्स बनाए हुए हैं मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, डेट इज़ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर वहीं पे मेरा ग्रुप बन जाता है 5-6 टीचर्स का, जहाँ पे हम आफ्टर द स्कूल हम घूमने जा रहे हैं, खाने पीने जा रहे हैं, या कहीं पे भी जा रहे हैं, ट्रिप्स पे जा रहे हैं, ठीक है, हम खेलने जा रहे हैं शाम को इकट्ठे, तो दैट इज माई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो कहाँ से क्रिएट हुई, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन emerge within the formal organization where people interact beyond their defined role। स्कूल में मेरा ये रोल है कि मैंने ये ऐसे ऐसे करना है, दैट इज माई फॉर्मल। लेकिन उस रोल से बाहर बन के मैंने 5 टीचर से ज़्यादा इंटरेक्ट कर लिया, उनसे मेरा ग्रुप बन गया, हम स्कूल के बाहर भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए, बातचीत करते हैं, स्कूल के अंदर भी हम कभी कभी जब हमें फ्री टाइम मिलता है हम बातचीत करते हैं, तो वो मेरा क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेरे को किसी ने क्रिएट करके नहीं दिया था, वो मुझे स्कूल के प्रिंसिपल ने या डायरेक्टर ने रूल्स में नहीं लिखा था कि आपको ये चीज़ करनी है, वो मेरी खुद की इंटरेक्शन हुई है, वो मेरी खुद की सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए मैंने बातें करी उनसे, ठीक है। तो ये हमारा दोनों का डिफरेंस रहता है। फॉर्मल स्ट्रक्चर के साथ लिंक्ड है, बाउंड्री के साथ लिंक्ड है, जॉब पोजीशन के साथ लिंक्ड है कि पोजीशंस हैं, फॉर्मल तरीके से ही आपको करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन आपके कम्युनिकेट करना है। डिजाइन बाय टॉप मैनेजमेंट, कौन डिजाइन करता है, टॉप मैनेजमेंट डिफाइन करता है। मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, किसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, काम के ऊपर कि ये काम करना है। स्केलर चेन के अकॉर्डिंग हम बातचीत करते हैं। स्केलर चेन का मतलब क्या था, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, हम 1 by 1 हम बात करेंगे, हम सीधा बात नहीं कर सकते। इसका भी क्वेश्चन कैसे आएगा, केस स्टडी आएगी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्ट्रक्चर में और इसमें। क्या बच्चे घर आते हैं वहां पे फंक्शनल डिवीजन लिखा था जहाँ पे ये पूछा होता है, ध्यान से देखना कि उन्होंने आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पूछा है या टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछा है। अगर तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछा है तो इन दोनों में से होगा, और उस केस में से आपको सीधा सीधा पता लग जाएगा कि यहाँ पे प्रॉपर लाइंस के थ्रू बातें हो रही हैं या फिर अपने ग्रुप्स बन रहे हैं। तो जहाँ पे तो ग्रुप्स की बात हो रही होगी, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट रिपीटेड जो आपकी केस स्टडी आती है ऐसे आती है कि कंपनी में है वो संडे टू संडे क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं, 10 एम्प्लॉइज 12 एम्प्लॉइज, तो वो संडे टू संडे खेलने जाते हैं। वो आप उनकी कंपनी की फॉरम में नहीं लिखा था, वो उन्होंने खुद ग्रुप बनाया, वो खुद खेलने जाते हैं, तो वो किस में आ जाएगा, आपका इनफॉर्मल में आ जाएगा। उसके बाद वो बी पार्ट पूछेंगे, स्टेटेड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इसमें भी अगेन आपको 3 आपको बस करने हैं, आपको एनी पूछेंगे तो आपको वैसे 2 ही पूछते, बट कभी कभी अगर 4 मार्क्स का आ गया ये क्वेश्चन तो आपको 3 भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 3 एज अ सेफर साइड कि आपको 3 तो पक्के लर्न होने ही चाहिए। जिसको लगता है कि अगर मैं 4 करूंगा 5 करूंगा तो मुझे 3 याद रखेंगे, तो आप वो अपने अकॉर्डिंग करो, लेकिन 3 तो आपको पक्के करने ही करने हैं, फाइनल एंड फॉर श्योर, कि ये 3 तो आपके पक्के याद होने चाहिए आपको जब आपको ये लिखने की बारी आई, ठीक है। तो इसके मेरिट्स क्या है, और फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने में हेल्प करता है। अवॉइड डुप्लीकेशन, किसी भी तरह का डुप्लीकेशन नहीं होगा अगर हम प्रॉपर अथॉरिटी वाइज चलेंगे। यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन हो पाएगी एंड गोल भी अचीव हो पाएगा। डीमेरिट्स क्या है, डिले हो सकता है, क्योंकि अगर मुझे पता है कि प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन होगी तो हो सकता है कि डिले हो जाए मेरी बात करने में। और रिजिड है, मतलब मुझे इसी दायरे में रह के काम करना है, इस दायरे से बाहर नहीं जा सकता। इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, जब एम्प्लॉइज क्या बना लेते हैं, सोशल रिलेशनशिप मेंटेन कर लेते हैं। इमर्जेस विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही ये क्रिएट होता है। नो रिटन रूल्स, नो बाउंड्रीज, कोई रूल्स नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। ग्रुप्स नॉर्म्स, जो ग्रुप बन गया उनके अकॉर्डिंग ये चलता है। नॉट क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट, ये कौन क्रिएट कर रहा था, मैनेजमेंट, ये हमारा मैनेजमेंट क्रिएट नहीं कर रहा। नो फिक्स लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे हम प्रॉपर स्केलर चेन के थ्रू चल रहे थे, यहाँ पे कोई फिक्स लाइंस नहीं है कम्युनिकेशन की, हमने किससे क्या बात करनी है, हम अपनी मर्जी से जिससे भी बात कर सकते हैं। मैरिट्स में क्या आएगा,
बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होगी। यहाँ पे क्या था, डिले था, यहाँ पे बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होगी। मुझे कोई बात पता लगी, मैंने आगे बताई, उसने आगे बता दी, उसने आगे बता दी, उसने आगे बता दी, तो बहुत ही जल्दी फास्ट स्प्रेड होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है कि मैं इसको नहीं ये बात बता सकता, क्योंकि वो स्कूल के बारे में तो है नहीं, वो तो मेरी पर्सनल है, या मुझे खुद की किसी के बारे में बात करनी है, वो स्कूल के रिटन रूल्स में वो चीजें नहीं लिखी हुई है, तो फास्ट स्प्रेड है। सोशल नीड्स मेरी फुलफिल होंगी। अगर मैं किसी कंपनी में या कहीं पे भी जॉब करने जा रही हूँ, मैं किसी से अगर बातचीत नहीं कर रही हूँ, तो वो मेरी सोशल नीड भी फुलफिल नहीं होगी। मैं आइसोलेट फील करूंगी, डिमोटिवेटेड फील करूंगी कि यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं करता, तो मेरी सोशल नीड भी फुलफिल होगी। और कहीं ना कहीं अपने गोल में भी क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। डीमेरिट्स क्या है, र्यूमर्स। अब बात होती है छोटी सी, वो फैला के कुछ और ही बन जाती है, तो र्यूमर्स फैलने के यहाँ पे ज्यादा चांसेस रहते हैं। रेजिस्टेंस टू चेंज, हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। ग्रुप यूनियंस, कई बार ग्रुप यूनियंस बन जाते हैं और वो अनडिजायरेबल कंडीशंस रख देते हैं अपने बॉस के सामने कि हमें तो ये चाहिए, क्योंकि उनका ग्रुप बना होता है 15-20 एम्प्लॉयज का, तो वो सामने जाके बोल देते हैं कि हमें अपनी सैलरी बढ़ानी है, या फिर ये चीज करो, तो वो अपनी बात मन मानने की भी कोशिश कर देते हैं इस बार कई बार। तो ये हमारी दो तरह की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, आज का हमारा लास्ट टॉपिक, डिफरेंसेस। जो भी हमने अभी 2 टॉपिक्स करे, फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, दोनों का डिफरेंस जो आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, विद द बेसिस हम समझेंगे, लेकिन फ्रेमिंग अगेन आपको एनसीईआरटी से ही रीड करके लिखनी पड़ेगी। दीज आर द ओनली कीवर्ड्स, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन लिखने के लिए, फ्रेमिंग के लिए आपको एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी। फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर, पहला बेसिस क्या, फॉर्मेशन, कैसे फॉर्म होता था, फंक्शंस के बेसिस पे, और ये कैसे होता था, प्रोडक्ट के बेसिस पे। स्पेशलाइजेशन, कैसे स्पेशलाइजेशन आएगी, फंक्शनल और यहाँ पे डिविजनल। रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना इसमें डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, और यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्सअप करना क्या होता है, इजी होता है, क्योंकि प्रोडक्ट के बेसिस पे हमने करना है। मैनेजरियल डेवलपमेंट यहाँ पे डिफिकल्ट रहता है, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे हमें हर एक डिपार्टमेंट को अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन चलना पड़ता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो वो बोलेगी ऑर्गेनाइजेशन को वही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट अलग से है। कॉस्मेटिक को अपने तरीके से वो चला सकते हैं, जो स्किन केयर है उसको अलग तरीके से चला सकते हैं, तो यहाँ पे मैनेजरियल डेवलपमेंट थोड़ी सी ज्यादा इजी होती है। कॉस्ट खर्चा तो आपको पता है कि किसमें ज्यादा होता है, डिविजनल में, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, लेंथी होता है, और ईच डिविजनल होता है, मतलब हर डिवीजन के अंदर हर एक फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, तो खर्चा ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा होती है। जैसे कॉस्मेटिक में प्रोडक्शन होगा, स्किन केयर में प्रोडक्शन होगा, शूज में प्रोडक्शन, तो 3 बार प्रोडक्शन हो रही है। यहाँ पे सस्ता है क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट होती है यहाँ पे थोड़ी सी, और यहाँ पे इजी रहती है, क्योंकि हर एक डिवीजन अपने अकॉर्डिंग चल रहा है, तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे इजी है। नेक्स्ट आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मीनिंग आप कर लोगे जो मैंने अभी बताया, फॉर्मल जो आप प्रॉपर बाउंड्री से क्रिएट करते हो, इनफॉर्मल जो सोशल नेटवर्किंग से क्रिएट होता है। ओरिजिन स्टार्ट कैसे होता है, रूल्स एंड पॉलिसी से, और ये सोशल इंटरेक्शन से। अथॉरिटी किसके पास होती है फॉर्मल में, पोजीशन, जिसकी हायर पोजीशन होगी रैंकिंग में उसके पास अथॉरिटी होगी। यहाँ पे अथॉरिटी किसके पास होगी, पर्सनल क्वालिटी के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल हमने 10 जानों का हमारा ग्रुप बन गया, उसमें खुद ही एक ऐसा जाना चुन लेते हैं जिसकी बात हम सारे सुनते हैं। वो किसके बेसिस पे होता है, उसकी पर्सनल क्वालिटी। किसी में ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी होती है, साथ लेने की वो प्रॉपर होती है उसके पास, तो पर्सनल क्वालिटी के बेसिस पे हम अथॉरिटी डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये सही बोल रहा है, इसकी बात सुन लेते हैं। बिहेवियर कौन सेट करेगा, रूल, और यहाँ पे कोई सेट बिहेवियर पैटर्न नहीं है, हम अपनी मर्जी से चल सकते हैं। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसे होती है, यहाँ पे स्केलर चेन से, यहाँ पे कोई प्लान नहीं है, एनी डायरेक्शन। अगर मेरी अच्छी बन गई सीईओ से, तो मैं उससे भी दोस्ती कर सकती हूँ। अगर मेरी लोअर लेवल मैनेजर से बन गई तो मैं उससे भी दोस्ती कर सकती हूँ। तो कोई भी प्लान नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। नेचर इसका रिजिड है और इसका फ्लेक्सिबल है। लीडरशिप, यहाँ पे कौन लीडर्स होता है, मैनेजर्स, और यहाँ पे कौन जो ग्रुप चूज करता है। जैसे अभी मैंने बोला कि हम 10 टीचर्स का ग्रुप बना, उसमें से एक ऐसा होगा जो बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी वाला होगा, सुनता होगा सबको सुनता होगा, मैच्योर होगा, हम उसकी सुनेंगे। तो ग्रुप चूज करेगा, उसी की हम सुनेंगे। तो ये हमारे 2 आपके डिफरेंसेस हो गए। इस वीडियो में हमने क्या कवर करा, ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, प्रोसेस, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।
इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया है, वो है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप आप जितना भी मैंने आज समझाया वो सारा का सारा आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी डाउट है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू।